दिस ट्यूटोरियल, प्रीवियस क्लास में हमने मिनरल न्यूट्रिशन पे पढ़ा था। तो मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है कि प्लांट्स अपने लिए आवश्यक तत्वों को जल, वायु एवं पानी से ग्रहण करके अपने वृद्धि एवं विकास में किस तरह उपयोग में लाते हैं, इसका अध्ययन खनिज पोषण कहलाता है। मीन्स जो प्लांट्स होते हैं अपने चारों ओर, वो न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करते हैं? पानी से, वायु से या मिट्टी से, और इनको अवशोषित करके, इन तत्वों को अवशोषित करके वो अपने वृद्धि एवं विकास की क्रियाएं करता है। और जो ये इनके वृद्धि एवं विकास में किस तरह ये इन तत्वों को प्रयोग में लेते हैं, उसका अध्ययन ही मिनरल न्यूट्रिशन या खनिज पोषण होता है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बताया कि प्लांट्स की राख में जो तत्व उपस्थित होते हैं वो प्लांट ने मृदा से प्राप्त किए होंगे। तो ये साइंटिस्ट कौन से थे? तो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बोला कि प्लांट की राख में उपस्थित तत्व मृदा से उन्होंने ग्रहण किए होंगे, ये जो वैज्ञानिक थे वो थे डी सॉसर। इन्होंने अपनी पुस्तक रिसर्चेस चिमिक्स सर डी ला वेजिटेशंस में ये बताया कि प्लांट्स आवश्यक तत्वों को मिट्टी से प्राप्त करते हैं। तो जो प्लांट्स मिट्टी से या वायु से या जल से किस प्रकार से या किन विधियों के द्वारा मिनरल न्यूट्रिशन को या खनिज पोषण को ग्रहण करते हैं, उसकी कुछ विधियां हैं। प्लांट्स में खनिज पोषण की स्टडी करने के कुछ मेथड हैं, या मैं यूँ बोलूँ कि किस प्रकार से प्लांट्स खनिज पोषण को किस मेथड से ग्रहण करते हैं, उसकी कुछ विधियां हैं जो निम्न प्रकार हैं, जिसमें मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। जो फर्स्ट मेथड है एनालिसिस ऑफ ऐश, मीन्स राख का विश्लेषण। इस विधि में क्या करते हैं, प्लांट को हायर टेम्परेचर पे गर्म करते हैं और उसकी राख का विश्लेषण करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन कौन से खनिज पोषक तत्व उसने अपने जीवन काल में ग्रहण किए होंगे और वो किस किस अनुपात में होते हैं।
तो मैंने पहले वाली क्लास में बताया था कि इसमें क्या करते हैं, जो फ्रेश प्लांट का पार्ट होता है या फ्रेश प्लांट पार्ट होता है, पादप भाग, उसको क्या करते हैं, सबसे पहले ये 2 से 3 दिन के लिए या 1 से 2 दिन के लिए 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म करते हैं। जब इस प्लांट पार्ट को 1 से 2 दिन के लिए 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसमें जो पानी उपस्थित होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाष्प के रूप में उड़ जाएंगे। और फिर क्या करते हैं, ये जो बचा हुआ प्लांट होता है, इस प्लांट को वो माप लेते हैं या उसका वेट ज्ञात करते हैं। तो जब इस फ्रेश पार्ट को 1 से 2 दिन के लिए हायर टेम्परेचर पे रखते हैं तो इसका पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और सिर्फ शेष रहता है बचा हुआ सूखा भाग। तो ये बचा हुआ सूखा भाग होता है जो पादप का होता है, इसका हम वेट ज्ञात कर लेते हैं तो, या उसका वजन ज्ञात कर लेते हैं तो वो क्या होगा, इसका ड्राई वेट। तो ये जो ड्राई वेट होता है, इस ड्राई वेट में क्या क्या होते हैं, इस ड्राई वेट में होंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या मैं यूँ बोलूँ कि गर्म करने से सिर्फ पानी वाष्प के रूप में उड़ता है और जब इस बचे हुए पार्ट का हम, जिसे हम ड्राई वेट बोलते हैं, जिसका हम वेट ज्ञात कर लेते हैं, तो वो बचा हुआ भाग क्या होगा, ड्राई वेट। अब इस ड्राई वेट में क्या क्या होगा, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होंगे। और इन जो कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ थे, तो मैंने क्या बोला था कि पादप की राख में उपस्थित तत्वों का विश्लेषण करना है। तो इस विधि में क्या होता है कि जब राख बन जाते हैं तो कार्बनिक पदार्थ खत्म हो जाते हैं और शेष रहता है अकार्बनिक पदार्थ जो राख के रूप में रहता है। तो हम क्या करेंगे इस विधि में कि ये जो ड्राई वेट होता है जिसमें कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों पदार्थ होते हैं, इसे बाद में 600 डिग्री सेल्सियस पे या 600 से 700 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, जिससे उसमें उपस्थित ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्राई वेट को जब 600 से 700 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो उसमें उपस्थित ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बनिक पदार्थ किस किस में, SO2, CO2, NH4 एवं CH4 में के रूप में बाहर निकल जाते हैं। दोबारा से समझेंगे कि फ्रेश प्लांट पार्ट को या ताज़ा पादप के भाग को 1 से 2 दिन के लिए 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, फिर उसका ड्राई वेट ज्ञात कर लेते हैं जिसमें कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ दोनों होते हैं। तो फिर उसको फिर से 600 से 700 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करेंगे तो ड्राई वेट में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ है वो SO2, CO2, NH4 एवं CH4 के रूप में या आदि के रूप में बाहर निकल जाते हैं। और जब ये बाहर निकल जाएंगे तो उस ड्राई वेट में जब ऑर्गेनिक पदार्थ निकल गए तो बचेंगे क्या,
इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इन अकार्बनिक पदार्थों का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं और इनकी पहचान कर लेते हैं कि पादप की राख में उपस्थित कौन कौन से तत्व कौन कौन से अनुपात में होते हैं। और इस तरह आपके एनालिसिस ऑफ ऐश खत्म होता है। फिर आता है आपके सेकंड या बी पार्ट। तो कल जो मैंने क्लास ली थी मैंने बताया था कि वाटर कल्चर या हाइड्रोपोनिक्स, उसमें क्या होता है कि प्लांट को मिट्टी में उगाने के बजाय उसे पानी में उगाया जाता है। तो कल मैंने दो थ्योरीज को या दो मेथड को मिक्स में बताया था, आज मैं उनको इंडिविजुअल बताऊंगी जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सेकंड है वाटर कल्चर या हाइड्रोपोनिक्स, जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स, जिनको हिंदी इंग्लिश का इश्यू है। जो इस मेथड में क्या करते हैं, प्लांट को वाटर में ग्रो करते हैं। तो वाटर में ग्रो करेंगे तो ये मतलब नहीं है कि इसको नॉर्मल वाटर में ग्रो कर रहे हैं। इसको इस विधि के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि इस प्रकार के मेथड में जल को, पादप को जल में उगाया जाता है, इसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है और जिस जल में इसे उगाया जाता है उसे लिक्विड मीडियम प्लांट को सोइल में ग्रो नहीं करवाते हैं, उसे प्योर सॉल्यूशन, जिसे हम द्रव संवर्धन माध्यम भी कह सकते हैं। तो प्लांट को लिक्विड कल्चर मीडियम में उगाया जाता है और इस लिक्विड कल्चर मीडियम में सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्योंकि नाम ही इसका संवर्धन माध्यम है तो इसमें वे सभी पोषक तत्व उपस्थित होंगे जो प्लांट अपने वृद्धि एवं विकास के लिए उपयोग में लेता है। तो जो ये संवर्धन माध्यम होगा इसे द्रव संवर्धन माध्यम या पोषक संवर्धन माध्यम भी कहते हैं। इसमें ग्रो करने वाले प्लांट में वे सभी, इस माध्यम में वे सभी तत्व उपस्थित होते हैं जो प्लांट को अपने वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। और इसमें क्या होता है, जो बड़े पैमाने पे प्लांट्स उगाते हैं तो लार्ज स्केल पे या बड़े पैमाने पे प्लांट्स उगाने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं जिसमें मिट्टी का उपयोग नहीं होता है, लिक्विड कल्चर मीडियम का उपयोग होता है जिसे लिक्विड संवर्धन माध्यम या द्रव संवर्धन माध्यम भी कहते हैं। इसका यूज बड़े पैमाने पे प्लांट्स के उत्पादन के लिए किया जाता है और इसके लिए कुछ निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। अब विशेषताएं किसकी होनी चाहिए, इस प्योर सॉल्यूशन या लिक्विड कल्चर मीडियम की कुछ निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। क्या, एक तो पीएच अनुकूल होनी चाहिए, ठीक है, मीन्स
ना तो ज़्यादा एसिडिक हो ना बेसिक हो, वो प्लांट किस पीएच पे ग्रो कर सकता है उतनी उसमें अनुकूलित पीएच होनी चाहिए, और उसमें ताप व प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उसमें समय समय पे वायु प्रवाह होना चाहिए, मीन्स से धीरे धीरे वायु की अनुकूल मात्रा देनी चाहिए ताकि वो वायु में उपस्थित आवश्यक पोषक पदार्थ प्राप्त कर सके। इसके अलावा द्रव संवर्धन माध्यम को बार बार बदलते रहना चाहिए, ठीक है। और इसके फायदे क्या है कि हम इस कल्चर पे बड़े पैमाने पे अगर प्लांट्स उगा रहे हैं तो इसके फायदे क्या है। फर्स्ट होगा कि इनमें उगने वाले जो प्लांट्स हैं उनकी निराई गुड़ाई नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। उनमें खरपतवार नहीं उगते हैं और संवर्धन माध्यम को पौधे की आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है। तो इसके यूजेस क्या क्या हो गए कि जो बड़े पैमाने पर इससे प्लांट उगाए जाते हैं वो क्यों उगाए जाते हैं, क्योंकि इनमें ना तो निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है, ना इनमें खरपतवार होगी, और इस माध्यम को पौधे की आवश्यकता के अनुसार या उसमें आवश्यक तत्वों के अनुसार बदला जा सकता है। फिर है आपके नंबर 3, कल जो मैंने पढ़ाया था उसमें इन दोनों को मैंने मिक्स करके पढ़ाया था, आज मैं इनको इंडिविजुअल बता रही हूँ। जो आपके एग्ज़ाम में मैं जो आज बता रही हूँ उस तरह ही आपको लिखना होगा। तो कल्चर इन सॉल्यूशन, तो कल्चर इन सॉल्यूशन, विलयन में संवर्धन, जो इस प्रकार का मेथड है इसमें संवर्धन या सॉल्यूशन में प्लांट्स को उगाया जाता है, विलयन में प्लांट्स को उगाया जाता है। उस विलयन में वे सभी पदार्थ उपस्थित होते हैं जो प्लांट की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन उस प्लांट में कुछ न्यूट्रिएंट्स की या कुछ पोषक तत्वों की कमी कर देते हैं। दोबारा से समझेंगे, कल्चर इन सॉल्यूशन या विलयन में संवर्धन में क्या होता है। इस विधि में या इस मेथड में जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स को सॉल्यूशन में ग्रो करवाते हैं। सॉल्यूशन में जब ग्रो करवाएंगे तो वे सभी तत्व तो उपस्थित होते हैं जो उसकी वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स की या कुछ पोषक तत्वों की कमी छोड़ दी जाती है, और जिन पोषक तत्वों की कमी छोड़ते हैं उसका प्लांट पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को नोट कर लेते हैं। उस सॉल्यूशन में कुछ पोषक तत्वों की कमी छोड़ दी जाती है और उन पोषक तत्वों की कमी का पादप पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन किया जाता है। और इस विधि में क्या करते हैं कि जो प्लांट जिस सॉल्यूशन में ग्रो करवाते हैं उनमें
निर्वात की कंडीशन या निर्वात ना हो, इसलिए समय समय पर वायु प्रवाहित की जाती है ताकि ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। और ये जो कल्चर सॉल्यूशन है उसे पायरेक्स या मोटे कांच के पात्र में रखते हैं। लिसन, सॉल्यूशन में कुछ पोषक तत्वों की कमी रख दी जाती है और जो पादप है उसमें उसके प्रभाव को नोट कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है कि जो सॉल्यूशन है उसमें ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए उसमें वायु प्रवाहित की जाती है। और जब वो वायु प्रवाहित की जाती है तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा या बीएससी पार्ट फर्स्ट में पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में शैवाल या एल्गी ग्रो होते हैं। तो जो विलयन संवर्धन माध्यम है उसमें शैवालों की वृद्धि ना हो, इसलिए उसे काले कागज से ढक दिया जाता है। सॉल्यूशन में निर्वात की कंडीशन ना आए, इसलिए उसमें धीरे धीरे या ऑक्सीजन की कमी ना आए, इसलिए उसमें वायु प्रवाहित की जाती है। वायु प्रवाहित करने के साथ साथ क्या ध्यान रखेंगे कि उसे लाइट नहीं मिले, क्योंकि ऑक्सीजन मिल रही है, अगर लाइट भी मिलेगी तो दोनों कंडीशन शैवाल की वृद्धि के लिए अनुकूल हो जाती है। तो अगर उसमें शैवाल ग्रो करेगा तो न्यूट्रिशन को अपने अंदर ले लेगा। इसलिए क्या करते हैं कि जो पायरेक्स या मोटे कांच से बना हुआ पात्र होता है जिसमें ये सॉल्यूशन भरते हैं विलयन संवर्धन, उसे शैवालों की वृद्धि रोकने के लिए काले कागज से ढक देते हैं। जबकि मैंने जो टाइप इसमें 2 बताया था वाटर कल्चर, इसमें जो बर्तन यूज में लेते हैं वो बर्तन कौन से होते हैं? कल्चर इन सॉल्यूशन में तो पायरेक्स या मोटे कांच के पात्र में सॉल्यूशन को रखते हैं, जबकि वाटर कल्चर या हाइड्रोपोनिक्स में बोरोसिलिकेट या पॉलीइथाइलिन के पात्र यूज में लेते हैं। फिर आपके लास्ट एंड लीस्ट टाइप है इसमें सॉइल कल्चर या रेत संवर्धन। इसमें क्या करते हैं कि प्लांट्स को मिट्टी में उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में प्लांट्स को जल में उगाया जाता है, जबकि सॉइल कल्चर में प्लांट्स को सॉइल में ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, अब जब सॉइल में ग्रो करवाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मिट्टी को इतनी बार धोते हैं ताकि उसमें उपस्थित समस्त मिनरल्स या लवण खत्म हो जाए। तो पहले तो प्लांट्स को मिट्टी में उगाएंगे, तो मिट्टी में उगाने के लिए क्या करेंगे वो कि इस मिट्टी को धोएंगे। तो इस मिट्टी को क्यों धोएंगे? ताकि उसमें उपस्थित सभी प्रकार के मिनरल्स व लवण धुल जाए। अगर मिट्टी की क्षारीयता ज़्यादा होती है, मीन्स वो बेसिक होती है, तो उसे
क्षारीयता कम करने के लिए क्या करेंगे? HCl से उपचारित करेंगे। फिर इसको अम्ल को हटाने के लिए बार बार धोएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ लो आप कि सॉइल कल्चर में प्लांट को मिट्टी में उगाया जाता है। मिट्टी में उगाने से पहले इस मिट्टी को बार बार धोया जाता है ताकि उसमें उपस्थित लवण व मिनरल्स पूर्णतया खत्म हो जाएं या हट जाएं। फिर क्या करेंगे कि अगर मिट्टी की क्षारीयता ज़्यादा है तो उसे HCl अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उपचारित करते हैं। फिर क्या होता है, इससे उपचारित करेंगे तो फिर से इसको वापस से धोएंगे। क्यों धोएंगे? ताकि ये HCl अम्ल पूरी तरह उसमें से निकल जाए, क्योंकि क्षारीयता को कम करने के लिए हमने इसमें HCl मिलाया था। अब HCl का प्रभाव उस मिट्टी से हटाने के लिए भी उसको बार बार धोएंगे। धोने के बाद में जो प्लांट हैं उस प्लांट में एक कल्चर लिक्विड कल्चर मीडियम बनाएंगे, जिसे या पोषक माध्यम बनाएंगे, जिसमें सभी प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं, जो तत्व प्लांट की वृद्धि एवं विकास के लिए सहायक होते हैं। HCl अम्ल मिट्टी की क्षारीयता को कम कर देता है। फिर उस मिट्टी को फिर से धोया जाता है और इस तरह वो मिट्टी कैसी हो जाएगी? उदासीन या न्यूट्रल हो जाएगी। फिर इस मिट्टी को किस में भरेंगे? चीनी मिट्टी के गमले में। ठीक है, अब इस मिट्टी को चीनी मिट्टी के गमले में भर देते हैं। अब इसको चीनी मिट्टी के गमले में भरेंगे और जो चीनी मिट्टी का गमला होता है उसमें जो छिद्र होते हैं जिससे पानी बाहर निकल सके, उससे किसी प्रकार से ढक देते हैं या स्लाइड से ढक देते हैं, या मैं यूँ बोलूँ इसको कि पेट्री प्लेट्स से या वॉच ग्लास से। वॉच ग्लास ध्यान है आपको, लैब में जो यूज़ लेते हैं मटेरियल के लिए उसे वॉच ग्लास कहते हैं। तो जो चीनी मिट्टी का गमला होता है, तो या मैं ऐसे बनाऊँ इजीली कि चीनी मिट्टी का गमला होता है उसमें छिद्र होते हैं, उनको बंद करने के लिए वॉच ग्लास का यूज़ लेते हैं और फिर इसमें ये न्यूट्रल प्रकार की मिट्टी भर देते हैं और प्लांट लगा देते हैं। और इस प्लांट में पोषक माध्यम वाला या पोषक माध्यम डालेंगे। जो पोषक माध्यम होता है उस जल में सभी प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं। तो जब मिट्टी न्यूट्रल हो गई थी, उसको उपचारित कर दिया था, तो उसको चीनी मिट्टी के गमले में भर देंगे। चीनी मिट्टी के गमले में भरेंगे तो उसमें पोषक माध्यम युक्त जल डालेंगे, जिसमें वे सभी तत्व उपस्थित होते हैं जो प्लांट अपने वृद्धि एवं विकास के लिए यूज़ में लेता है। अब जब ये पोषक माध्यम वाला जल इसमें डाल देंगे तो ये जो प्लांट बना है इससे वो कौन सा होगा? कंट्रोल प्लांट। ठीक है, तो वो वाला जल डालेंगे जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होंगे और वो वाला जल इस प्लांट में डाल देंगे, तो ये प्लांट होगा कंट्रोल प्लांट। फिर एक दूसरा पादप लेते हैं सेम प्रोसेस में, मीन्स यहाँ तक की प्रोसेस तक का एक सेम प्लांट लेते हैं, वहीं इसके छिद्रों को वॉच ग्लास से ढक देते हैं। ठीक है, अब इसमें जो पोषक माध्यम वाला जल डालेंगे वो जल में कुछ तत्वों की कमी रख दी जाती है। ठीक है,
जो कंट्रोल प्लांट था उससे कंट्रोल क्यों बोला, क्योंकि दोनों में तो मिट्टी न्यूट्रल है, उदासीन है, किसी प्रकार के तत्व या लवण नहीं है उसके अंदर। तो उसमें कौन सा जल डाला जिसमें सभी आवश्यक तत्व या लवण उपस्थित थे, वो डाल दिया, तो ये हो गया कंट्रोल प्लांट। लेकिन जो दूसरा प्लांट लेते हैं उसे भी सेम चीनी मिट्टी में उगाते हैं, लेकिन उसमें जो पोषक माध्यम युक्त जल डालते हैं, उस पोषक माध्यम युक्त जल में कुछ तत्वों की कमी कर दी जाती है, और जो कमी होती है उसका अध्ययन कर लिया जाता है कि इस प्लांट में और इस प्लांट में कंपैरिजन करके ये पता लगाया जाता है कि इस प्लांट में जिन जिन तत्वों की कमी हुई है उनसे इस प्लांट पे क्या क्या प्रभाव पड़ा है। दोबारा से समझेंगे, इसमें क्या करते हैं, सोइल में प्लांट को ग्रो करते हैं, प्लांट को ग्रो करने से पहले उसे उपचारित करते हैं, क्षारीयता कम करी जाती है, बार बार धोया जाता है, उसे उदासीन कर देते हैं, फिर उसे चीनी मिट्टी के गमले में भरते हैं। चीनी मिट्टी के गमले में भरने के बाद में सभी पोषक तत्व या लवणों युक्त जल उसमें डाल देते हैं। ये जो प्लांट है वो कहलाएगा कंट्रोल प्लांट। दूसरा प्लांट जो लेंगे उसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी छोड़ दी जाती है और उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि किस तत्व का इस प्लांट पे, या इसे बोलते हैं अपूर्ण पादप। तो कंट्रोल प्लांट व अपूर्ण पादप या इनकम्प्लीट प्लांट में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और किस तत्व का इस प्लांट या इनकम्प्लीट प्लांट पे क्या प्रभाव पड़ता है यह नोट कर लिया जाता है। दोबारा से समझेंगे, चीनी मिट्टी के गमले में सभी पोषक तत्व एवं लवणों युक्त जब जल डालते हैं तो वो प्लांट कौन सा होता है, कंट्रोल प्लांट। लेकिन अगर उसी पोषक माध्यम में कुछ तत्वों की कमी रख के अन्य प्लांट पे डालते हैं तो क्योंकि उसमें तत्वों की कमी है तो ये पादप होगा अपूर्ण पादप। और तत्वों की कमी से इस प्लांट पे क्या असर होता है ये नोट कर लिया जाता है। इस तरह से आपके खनिज पोषण की विधियाँ खत्म होती है और नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे। थैंक यू।